शादी के पहले दिन ही मुझे एहसास हो गया था कि अपनी सास के साथ साथ मुझे अपनी नंद को भी खुश रखना पड़ेगा। मेरे पति तो खैर मुझसे मोहब्बत करते ही हैं, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। सास भी नरम मिजाज की है। असल मसला तो मेरी नंद का था। उनकी उम्र 36 साल हो चुकी थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से चिड़चिड़ी सी रहती थी। मेरे पति उनसे वैसे भी बहुत डरते थे, उनसे कुछ नहीं कहते, चाहे वो कुछ भी कहती। एक दिन तो हद ही हो गई। आदित्य मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां लाए थे। मैंने खुशी से पहन ली। जब भी काम करती तो चूड़ियों के खनखन पूरे घर में फैल जाती थी। चूड़ियों की खनखनाने की आवाज सुनकर मेरी नंद गुस्से से फनकारते हुए अपने कमरे से निकली और मुझ पे चीखते हुए बोली, तुमने यह चूड़ियां मुझे जलाने के लिए पहनी है ना, क्योंकि तुम्हारी शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई और मैं 36 साल की होने वाली हूँ और अभी तक अपने माँ बाप के घर में बैठी हूँ। अपनी नंद इशिता का यह रूप देखकर मैं डर गई थी। मैंने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। आदित्य ने यह चूड़ियां मुझे लाकर दी तो मैंने पहन ली। भगवान जानते हैं, जो मेरे दिल में ऐसा गलत ख्याल आया हो कि मैं आपको जलाने के लिए यह चूड़ियां पहनी है। मैंने तो यह चूड़ियां आदित्य की खुशी के लिए पहनी थी, आपको चिढ़ाने के लिए नहीं। मेरी बात ने जलती पे तेल का काम किया। इशिता दीदी जोर जोर से रोने लगी। इशिता दीदी का रोना सुनकर मेरे पति और मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई। इशिता दीदी को इतना रोता देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरी सास ने आते ही अपनी बेटी को चुप कराया, उसे गले से लगाया और पूछी, बेटी क्या बात है, मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो। इशिता दीदी रोते रोते कहने लगी, मम्मी यह लाल रंग की चूड़ियां पहनकर मुझे जला रही हैं। कहती हैं यह चूड़ियां मुझे आदित्य ने लाकर दी है। तुम तो अपने माँ बाप के घर पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हो, तुम क्या जानो सुहाग का सुख क्या होता है। इशिता दीदी की बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरा। मैं अपनी सफाई में बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इशिता दीदी झूठ बोल रही है। मेरा इतना कहना था कि इशिता एकदम से खड़ी हो गई और मेरे मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं हक्का बक्का से कभी अपने पति को देखती और कभी इशिता को देखती। इशिता दीदी बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा बोलने की। मेरे पति चुपचाप खड़े थे, उन्होंने मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं बोला। मैं कम उम्र की थी और नासमझ थी। मुझे अपने पति की मोहब्बत पे बहुत घमंड था, लेकिन यह घमंड आज टूट गया था। मैं रोती रोती अपने कमरे में आ गई। दिल चाह रहा था कि यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊं और फिर मैंने अपने दिल की ही मानी। इस उम्र में लड़कियां दिल की ही ज्यादा सुनती है। मैं अपना सामान पैक करने लगी। सामान पैक करते हुए मुझे अभी भी आस थी कि मेरे पति आदित्य अभी भी अंदर आएंगे और मेरे नंद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि मेरी पत्नी से माफी मांग लो। लेकिन यह मेरा वहम था। 1 घंटा गुजर गया और आदित्य ने कमरे में झांककर तक नहीं देखा। मैंने सामान पैक किया और गुस्से से तनफन करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मेरी सास, नंद और मेरे पति आपस में सब जोड़े कुछ डिस्कस कर रहे थे। आदित्य ने मेरे हाथों में बैग देखा तो एकदम से घबरा गए और मेरे पास आए। यह तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैंने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा यह घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर आदित्य एकदम से घबरा गए थे। कहने लगे, पागल मत बनो, हम इस मामले को आराम से बैठकर भी सुलझा सकते हैं। मैंने गुस्से से कहा, मुझे अब एक पल भी नहीं रुकना इस घर में। मैं तभी रहूंगी जब आपकी बहन मुझसे माफी मांगेंगी।
मेरी बात सुनकर मेरी साठ उस खड़ी हुई और कहने लगी, किन ख्यालों में जी रही हो बहू रानी? मेरी बेटी तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगेगी। और आदित्य, तुम इसे मत रोको, जाने दो। इसे जाना है तो जहाँ चली जाए। सास की बातों पे मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई थी। मुझे तो लगा था कि मेरी सास मेरी साइड लेगी। माँ की बात सुनकर आदित्य कुछ नहीं बोले। उन्होंने एकदम से चुप्पी साध ली थी। मैंने शिकवा भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने नजरें चुरा ली। एक पत्नी को सबसे ज्यादा घमंड अपने पति की मोहब्बत पे होता है। अपने पति पे विश्वास होता है कि पति अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं होने देगा। पत्नी की तरफ से उंगली उठाने वाले का हाथ ही तोड़ देगा। लेकिन आदित्य ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट गया था। मैंने सोचा, जब आदित्य ही मेरी तरफ नहीं है, जब मुझसे उसे मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर हमेशा ही इस घर में मेरे साथ ऐसा ही होगा। इसीलिए इस घर में रुकने का अब कोई फायदा नहीं। मैंने गुस्से भरे हुए नजरों से एक बार आदित्य पे नजर डाली, अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। बाहर आकर टैक्सी रोकी और अपने मायके की तरफ चल पड़ी। मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसीलिए पहुंचने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मेरे भाई ने खोला। मेरी हालत देखकर भाई कुछ परेशान हो गया। मैं जल्दी से भाई के गले लगकर रोने लगी थी। भाई ने पूछा, क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, भाई, मेरी नंद ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरी बात सुनकर भाई के माथे पे बल पड़ गए। पूछा, क्यों उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और उसकी हिम्मत कैसे हुई? इतने में मेरी छोटी बहन रूही और मम्मी भी बाहर आ गई थी। मम्मी मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैंने रोते हुए सारी बात मम्मी को बताई। मैंने कहा, मम्मी, आदित्य मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां लाए थे। मैंने वो चूड़ियां पहन ली, लेकिन मेरी नंद ने यह बर्दाश्त नहीं किया और जलन के मारे बात का बतंगर बना दिया और मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी बात सुनकर भाई ने कहा, क्यों उस समय आदित्य तुम्हारे पास नहीं था? क्या उसने अपनी बहन को रोका नहीं? मैंने ना में सर हिला दिया कि आदित्य कुछ नहीं बोले। मैं सामान पैक करके घर छोड़ के आ रही थी तो आदित्य ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। फिर वो चुप हो गए और मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे चुप कराते हुए बोली, परेशान मत हो सगुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा को आने दो, उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर मेरी बहन रूही से बोली, दीदी को कमरे में ले जाओ और उसे पानी पिलाओ। रूही मुझे कमरे में ले आई। रूही मुझे से 4 साल छोटी थी। मेरी और आदित्य की मोहब्बत की गवाह थी कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। बेड पे बैठते हुए रूही बोली, दीदी, मैंने आपसे नहीं कहा था कि जब तक आपकी नंद आपके साथ रहेगी, आपको खुश नहीं रहने देगी। आप सब्र करो, जब आपकी नंद की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूही बहुत देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करती रही और मुझे बहलाने की कोशिश करती रही। जब मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो रूही मुझे आराम कहने का कहकर कमरे से चली गई। मैं बीती रातें याद करने लगी। आदित्य और मेरी मोहब्बत 5 साल पुरानी थी। हम एक स्कूल में पढ़ते थे। हमारी मोहब्बत तो बचपन की मोहब्बत थी। आदित्य 10वीं क्लास में था और मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। 10वीं के बाद आदित्य कॉलेज में चले गए और मैं उसी स्कूल में रह गई, लेकिन हम दोनों फोन पे बात कर लिया करते थे। पढ़ाई पूरे होने के बाद आदित्य को जॉब मिल गई, लेकिन मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। पापा को मेरी शादी की जल्दी पड़ गई। मैंने आदित्य से फोन करके कहा, आदित्य, जल्दी से अपना रिश्ता भेजो। मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती।
मेरी बात सुनकर आदित्य ने कहा था कि सगुन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी तुम्ही से करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता, तो तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक दीदी की शादी ना हो जाए। और फिर इसी इंतजार में 2 साल गुजर गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पापा को मेरे लिए कोई रिश्ता पसंद नहीं आया था। अब तक मैं दिन रात दुआ मांगती थी कि इशिता दीदी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन 2 साल गुजर गए। इशिता दीदी की शादी नहीं हो रही थी और फिर अचानक मेरे पापा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया। उन्होंने रिश्ता तय भी कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई थी, खाना पीना भी छोड़ दिया था, बस परेशानी से अपने कमरे में बैठी रहती। आदित्य भी बहुत परेशान थे, लेकिन वो मजबूर थे। मेरी हालत से मम्मी अनजान नहीं थी। एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी, सगुन मुझे बताओ कि आखिर तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मेरे सब्र का बांध टूट चुका था, इसीलिए मैंने अपना दिल खोलकर मम्मी के सामने रख दिया। मैंने कहा, मम्मी, मैं किसी और लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मम्मी मेरी बात सुनकर घबरा गई थी। कहने लगी, सगुन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम कोई गलत कदम मत उठाना, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। फिर मम्मी ने पापा से बात की और किसी तरह पापा को राजी भी कर लिया। फिलहाल यह सारा मामला मेरे भाई से छुपा लिया गया था कि शादी से पहले मेरी पसंद की लड़की से हुई है। मेरा भाई रमन मुझसे बड़ा था और बहुत ही सख्त मिजाज था। मम्मी पापा ने आदित्य के बारे में छानबीन कराई तो उन्हें तसल्ली हो गई कि लड़का अच्छा है। मम्मी पापा राजी तो हो गए थे, लेकिन पापा मुझसे बोले, बेटा सगुन, लड़का तो हमें पसंद है, लेकिन एक बात हमें खल रही है कि तुम्हारी ननद की अभी तक शादी नहीं हुई है और उसकी शादी की उम्र भी गुजर चुकी है, तो तुम्हारी ननद तुम्हें बहुत तंग करेगी। हर बात में तुमसे मुकाबलाबाजी करेगी। तुम हमारी नाजों में पली बेटी हो, कभी तुमसे ऊंची आवाज में हम में से किसी ने बातें नहीं की है। इस शादी को लेकर मेरे दिल में डर है कि पता नहीं तुम खुश रह पाओगी या नहीं। मैं तो उस समय आदित्य की मोहब्बत में पागल हो रही थी। अपने पापा से बोली, पापा, मुझे ये रिश्ता हर हाल में मंजूर है। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है। अगर मेरी नंद मुझे दुख देगी तो सुख देने के लिए आदित्य भी है। आज ये सारी बातें याद आते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे आदित्य से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आदित्य ने आज मेरा दिल तोड़ दिया था। अगर आदित्य मेरी साइड ले लेते तो शादी के 3 महीने बाद ही मुझे यूं नाराज होकर अपने मायके नहीं आना पड़ता। शाम को जब पापा घर आए तो मम्मी ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनकर पापा बहुत नाराज हुए थे। कहने लगे कि अब मैं अपनी बच्ची को ससुराल नहीं भेजूंगा। माँ बाप अपनी बेटियों की शादी इसीलिए नहीं करते कि उन्हें बेइज्जत किया जाए। पति पत्नी की आपस की बात होती है तो ठीक था, लेकिन उसकी नंद को क्या हक है कि वो मेरी बच्ची पे हाथ उठाए। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया कि तुम आराम से बेफिक्र होकर यहाँ रहो। मम्मी पापा को यकीन था कि आदित्य कल तक दौड़े दौड़े मुझे लेने आ जाएंगे। कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा था कि आदित्य मुझे लेने जरूर आएंगे, लेकिन मुझे लेने तो आना दूर, आदित्य ने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया था। मम्मी पापा के घर रहते हुए मुझे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। मुझे आदित्य की बहुत ज्यादा याद सताने लगी थी। अब मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। मन करता कि वापस अपने पति के पास चली जाऊं। मैं आदित्य की याद में छुप छुप कर रोया करती। एक बार मम्मी ने मुझे रोते हुए देख लिया। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा,
देखो सगुन, मुझे लगता है तुम आदित्य के प्यार में पागल हो चुकी हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम खुद से आदित्य के पास नहीं जाओगी। जब तक आदित्य तुम्हें खुद लेने नहीं आता, मैं उस घर में तुम्हें कदम भी नहीं रखने दूंगी। जब तक आदित्य खुद लेने नहीं आता और तुमसे माफी नहीं मांग लेता, तो तुम उस घर में नहीं जाओगी और ना ही तुम उसे यह इजाजत दोगी कि तुम आदित्य को अपनी तरफ से कोई कॉल या मैसेज करो। मम्मी ने मुझसे बहुत ही गुस्से से कहा था। मैं मजबूरी में मम्मी की बात मान ली, लेकिन मैं दिन रात आदित्य को याद करके रोती रहती थी। अब तो मुझे लगने लगा था कि आदित्य कहीं मुझे भूल न जाए, कहीं मेरी सास मुझे जलाने के लिए आदित्य की दूसरी शादी न कर दे। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आते ही दिल तड़प उठता था। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे और मैं आदित्य को याद कर रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने आदित्य को कॉल लगा दी। दूसरी ही घंटी पे आदित्य ने फोन उठा लिया था। आदित्य की आवाज सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, आदित्य, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? दूसरी तरफ से आदित्य ने कहा, पगली, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें याद नहीं करता? अभी मैं तुम्हारी ही तस्वीर से बातें कर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था। आदित्य की बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने भर आहें स्वर में कहा कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मेरी बात सुनकर आदित्य बोले, अगर लेने आऊंगा तो खाली हाथ वापस तो नहीं लौटा दूंगी ना? मैंने कहा, नहीं, तुम लेने तो आओ। आदित्य बोले, ठीक है, फिर सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं सुबह उठी तो बहुत खुश थी। नहा धोकर एक सुंदर सी ड्रेस पहनी, हल्का फुल्का मेकअप किया। आज मैं बहुत ज्यादा चहक रही थी। मम्मी और रूही मुझे शक की नजरों से देख रही थी। रूही बोली, क्या बात है दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही है। मैंने कहा, हाँ, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से बहुत खुश है। मुझे लग रहा है जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। खैर, दोपहर के 2 बजे मेरी सास, मेरी नंद और आदित्य मुझे लेने आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी ने आदित्य और मेरी नंद और मेरी सास को खूब बातें सुनाई। पापा को फोन कर दिया और पापा को तो यह फैसला लेना था कि मुझे घर से भेजना है या नहीं। मेरी नंद इशिता दीदी ने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था। पापा ने मुझे इसी शर्त पे घर भेजा था कि आइंदा से कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल पहुंचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि मेरी सास मुझे जमीन पे पाँव नहीं रखने देती थी, कोई भी काम नहीं करने देती थी और मेरी ननंद भी वक्त आगे पीछे मेरे घूमती रहती थी, मुझे बहुत प्यारी भरी बातें करती। मैंने सोचा शायद मेरी सास और नंद बदल गई है और यह सब आदित्य की वजह से हुआ होगा। आदित्य ने ही इन लोगों को कहा होगा कि मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, तभी ये लोग इतना बदल गए हैं। लेकिन असल बात क्या थी वो तो मैं बाद में खुलकर मेरे सामने आई। एक दिन मैं सब्जी काट रही थी कि मेरे साथ मेरे सास आकर बैठ गई और कहने लगी, सगुन, तुम्हारे भाई रमन की उम्र क्या होगी? पता नहीं मुझे क्यों कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा, मेरे भाई की उम्र तो अब भी 25 साल है। मम्मी कहती है कि भाई के लिए पत्नी कम उम्र की और बहुत ही सुंदर लेकर आएंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा उदास हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोली, पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि पत्नी पति से हमेशा छोटी हो। हालांकि पत्नी अगर पति से बड़ी होती है तो दोनों में तालमेल और अच्छा बैठता है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, कुछ नहीं बोली। मुझे खामोश देखकर मेरी सास फिर बोली, सगुन, अगर इशिता रमन की शादी हो जाए तो तुम्हारा और आदित्य का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा।
अपनी सास की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। मैंने कहा, मम्मी जी, इशिता दीदी तो रमन भैया से बहुत बड़ी हैं, वो तो उनकी माँ लगेंगी, सब लोग उन पर हंसेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरा मुंह नोच ले, लेकिन ऐसा करने से मजबूर थी। सोचकर चली गई। सास के जाने के बाद मैंने सब चीज वहीं छोड़ी और जल्दी से कमरे में आकर मम्मी को फोन किया। मैंने मम्मी को सारी बातें बताई। मेरी बात सुनकर मम्मी हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी सास को साफ साफ जवाब दे दिया। तभी तो कहूँ कि आखिर ये इशिता इतनी अच्छी कैसे हो गई जो घर आकर तुमसे माफी मांग रही है। माँ बेटी के दिमाग में यही खिचड़ी पक रही होगी, इसीलिए तुमसे आकर माफी मांगी थी। इसीलिए दोनों माँ बेटी तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करती है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी कुछ परेशान होकर बोली, लेकिन सगुन, मुझे डर है कहीं आदित्य तुम पे दबाव न डाले कि इशिता और रमन की शादी कराओ। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो कि रमन कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा, इसीलिए कोई भी आस लेकर हमारे घर मत आना। मैंने मम्मी को तसल्ली दी कि मम्मी परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने मम्मी को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर गई थी कहीं सच में आदित्य मुझ पे दबाव न डाले। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी? पति या भाई में से किसे चुनूंगी? मैं भी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास चमकते चेहरे के साथ मेरे सामने खड़ी थी। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। खुशी खुशी कहने लगी, सगुन, तुम इशिता के साथ मार्केट चली जाओ। मैंने कहा, हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन आखिर बात क्या है? मार्केट क्यों जाना है? मेरी सास बोली, बहुत ही खुशी की बात है, आज शाम को इशिता की शादी है, बस इसीलिए कुछ जरूरी सामान मार्केट से लाना है। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और बोली, किसके साथ है शादी? मैं बात सुनकर मेरी सास बोली, भगवान ने मेरी बच्ची की किस्मत खोल दी, शाम को ही शादी है, तो इशिता के साथ मार्केट चली जाओ और एक अच्छा सा लहंगा उसे दिलवा दो। मेरी सास चली गई और मैं वहीं मुंह खोले खड़ी रह गई। मैं हैरान थी कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। फिर मैंने यह सोचकर सर झटक दिया कि चलो अच्छा ही हुआ, यह बला मेरे सर से टली और मेरी जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएगी। खैर, मैं सगुन दीदी के साथ बाजार चली गई। सगुन दीदी ने गुलाबी रंग का बहुत ही अच्छा सा लहंगा पसंद किया। मैं हैरत में थी। मैंने पूछा, दीदी, अभी दोपहर तक तो मम्मी जी आपकी शादी को लेकर परेशान हो रही थी, फिर अचानक से यह रिश्ता कैसे आ गया? मेरी बात सुनकर इशिता दीदी बोली, पता नहीं भगवान ने कैसे बैठे बैठाए मेरी सुन ली। मैं बोली, आपने लड़के को देखा है? इशिता दीदी ने शर्माकर हाँ में सिर हिला दिया। हमें घर आने की जल्दी थी, इसीलिए मैंने बात को ज्यादा नहीं घुमाया और हम दोनों घर आ गए। घर आई तो मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, सगुन, तुम्हें आदित्य की कसम है, तुम आदित्य को इस शादी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं चकरा कर रह गई। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही है? भाई की मर्जी के बिना बहन की शादी कैसे हो सकती है? मेरी सास कहने लगी, अभी तुम्हें कसम है, आदित्य को कुछ मत बताना। एक बार इशिता रुखसत हो जाए तो बाद में मैं आदित्य को खुद ही बता दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तुम तो जानती हो आदित्य ऐसा ही है, वो हर रिश्ते में 100 कीड़े निकालता है, कहीं ऐसा न हो यह रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने अपने सास से कहा, बारात का क्या इंतजाम होगा? सास कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, बस जाकर इशिता को तैयार कर दो। मुझे खूब अच्छा मेकअप करना आता था। मैंने दिल लगाकर इशिता दीदी का मेकअप किया। मैं चाहती थी कि इशिता दीदी इतनी खूबसूरत लगे
कि उनको उनका दूल्हा देखते ही उन पे मर मिटे और वो वापस हमारे घर में न आए। मेरी जिंदगी में यूं ही सुकून बना रहे। मेकअप करने के बाद इशिता दीदी खुल उठी थी। सुंदर तो वो थी ही, बस हर वक्त उदास और चिड़चिड़ी पड़ी रहती थी, इसीलिए खुद पे ध्यान नहीं देती थी। मेरी सास ने देखा तो खुश हो गई, मुझे खूब सारे दुआएं दी और कहा, जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं कमरे में आई, एक सुंदर सा सूट पहना, मेकअप किया और तैयार हो गई। मैंने अपने सारे जेवर भी पहन ली थी। मैं बहुत हसीन लग रही थी। तैयार होकर मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने को हुई तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि मेरा दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला और जब दरवाजा पीटते पीटते और आवाजें लगाते लगाते मैं थक गई तो बेड पे बैठ गई। करीब 2-3 घंटे बाद दरवाजा खुला और सामने आदित्य को देखा। आदित्य मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, खैर तो है, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? इतने में मेरी सास भी आ चुकी थी। मैंने अपनी सास से गुस्से में कहा, मम्मी जी, मेरा दरवाजा बाहर से बंद किसने किया था? मेरी सास मेरी बात सुनकर एकदम से डर गई और बोली, आदित्य बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर मेरी सास बोली, आदित्य बेटा, आज इशिता का बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। लड़के वाले मेरे देखे हुए थे, इसीलिए मैंने तुरंत ही एक मंदिर में जाकर उसकी शादी करवा दी और उसे विदा भी कर दिया। और हाँ बहू, मुझे तो ये लगा था कि तुम इशिता की शादी में आना नहीं चाहती हो, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। हो सकता है यह किसी बच्चे की शरारत हो। इधर मेरी सास मुझसे ये बातें कर रही थी और उधर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया था। आदित्य कहने लगे, मम्मी ये क्या हरकत है? मैं जिंदा था, मर तो नहीं गया था और इसी शहर में था। कम से कम मुझे एक बार फोन करके बुला तो लेती। दोनों माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे, तभी मेरी मम्मी का फोन आ गया। मम्मी कहने लगी, सगुन, तुम्हारा भाई रमन पता नहीं कहाँ चला गया है। बहुत देर से कुछ अता पता नहीं है, तुम्हारी तरफ तो नहीं आया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, इधर तो नहीं आए हैं भाई। मैंने फोन रख दिया। हमारे घर में बहुत ही अजीब माहौल हो रहा था। आदित्य अपनी माँ से नाराज थे, खाना भी नहीं खाया। सुबह ऐसे ही उठकर ऑफिस चले गए। दोपहर को मेरी सास बोली, मैं इशिता के ससुराल होकर आती हूँ, देखती हूँ मेरी बच्ची कैसी है। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे भी साथ ले चले। मैं भी इशिता के दूल्हा को और इशिता दीदी के घर को देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से से बोली, खबरदार जो आज के बाद यह बात अपने मुंह पे लेके आई। आज के बाद तुम कभी भी इशिता के घर जाने की बात नहीं कहोगी। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने अपने दिल में सोचा कि भला मुझे क्या परी है जो मैं यह बात दोबारा अपने मुंह से कहूंगी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? मेरी सास मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? उन्होंने अब तक इस शादी को राज क्यों रखा था? न ही मुझे कुछ बताया और न ही आदित्य को। भाई की खबर के लिए मैंने अपनी माँ को फोन किया तो मम्मी ने बताया कि पता नहीं ये लड़का रात भर आवारागर्दी करके अब लौटा है। भाई की खैरियत से मैं यह जानकर खुश हो गई थी और मैंने फोन रख दिया। लेकिन अभी भी मैं इशिता दीदी के बारे में ही सोच रही थी। पहले तो इशिता दीदी की शादी की दुआएं मांगती थी, लेकिन आज मैं इस शादी से खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। खैर धीरे धीरे समय आगे को सरका और इशिता दीदी की शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुझे और आदित्य को पता नहीं चला था कि इशिता दीदी की शादी कहाँ हुई है। एक बार मेरी सास इशिता दीदी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी।
अचानक पीछे भी मैं आकर खड़ी हो गई। जब इशिता दीदी के पति पे मेरी नजर पड़ी तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में आई और एक चादर से खुद को छुपाया और सास से छुपाती हुई घर से बाहर निकल आई। मैं अपनी मम्मी के घर आ गई और अपनी मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मम्मी भी बहुत उदास हो गई। कहने लगी, क्या बात है सगुन, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या फिर से आदित्य से झगड़ा हो गया है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, पापा कहाँ है? पापा को बुलाओ, मुझे पापा से बात करनी है। लेकिन बात क्या है? आखिर बताओ तो सही, आखिर तुम्हें पापा से क्या बात करनी है? मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही और पापा के आने का इंतजार करने लगी। पापा घर पे आए तो मैं गुस्से से फट पड़ी। मैंने कहा, क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी मम्मी को धोखा क्यों दिया? मेरी बात सुनकर पापा हक्का बक्का रह गए। कहने लगे, मैंने तुम्हारी मम्मी को कोई धोखा नहीं दिया है, आखिर बात क्या है? मैं कहने लगी, मैंने वीडियो कॉल पे आपको देख लिया है। मेरी नंद इशिता के घर पे आप ही थे। इसका मतलब मेरी नंद इशिता से आपने ही शादी की है। मेरी बात सुनकर मम्मी के सिर पे तो आसमान गिर पड़ा। वो वहीं सोफे पे बैठ गई। मेरी बात सुनकर पापा भी घबरा गए थे। वो मम्मी को समझाने लगे, पहले मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। मैंने गुस्से से कहा, पापा अब कहने के लिए बचा ही क्या है? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पापा भर्राए गले से बोले, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है वो मैंने गलत किया है, लेकिन मैं मजबूर था, मैं क्या करता। लेकिन जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इशिता से शादी नहीं की है। पापा की बात सुनकर मैं गुस्से से चीख पड़ी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने इशिता के पीछे आपको ही देखा था, वीडियो कॉल पे आप ही थे। मेरी बात सुनकर पापा बोले, हाँ वीडियो कॉल पे मैं ही था, लेकिन मैं अपने बेटे और बहू से मिलने गया था। इशिता मेरी बहू है। मैंने रमन और इशिता की शादी करा दी है। पापा के मुंह से यह बात सुनकर मेरे मम्मी के सिर पे आसमान गिर पड़ा। हम कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। बहुत देर बाद मेरे मुंह से आवाज निकली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ऐसा क्यों किया? कम से कम दोनों का जोड़ तो देख लेते। पापा बोले, उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा है, लेकिन इशिता भी बहुत अच्छी है। वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। वो चिड़चिड़ी रहती थी, तुमसे लड़ाई झगड़ा करती थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। बाकी वो बहुत अच्छी है। उस दिन जब तुम अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। मुझे मिताली और तुम्हारी सास पे बहुत तरस आया था कि किस तरह एक विधवा औरत अपनी बेटी के लिए शादी के लिए परेशान है। मैंने रमन से बात की तो उसने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और फिर वह शादी के लिए मान ही गया। मैंने मंदिर में दोनों की शादी करवा दी और घर में किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा था वक्त आने पे बता दूंगा, लेकिन सगुन बेटा यकीन मानो, भले ही इशिता की उम्र रमन से ज्यादा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही मिलनसार है। रमन को भी अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं। पापा की सारी बातें सुनने के बाद मम्मी तो जोर जोर से रोने लगी थी और मैं भी पापा से बहुत गुस्सा थी। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे तैसे करके मैंने मम्मी को चुप कराया। धीरे धीरे मजबूरी में ही सही सबने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शायद दिल से नहीं, क्योंकि अभी भी मेरी मम्मी ने इशिता से बात नहीं की थी और ना ही उसे अपने घर आने दिया था और मैं भी इशिता से बात नहीं करती थी। आदित्य को जब यह सब कुछ पता चला तो पहले तो उसे बहुत ज्यादा हैरत हुई थी, फिर उसके चेहरे पे खुशी झलक आई थी, लेकिन इस रिश्ते से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यह बात मैंने आदित्य को बता दी थी।
आदित्य ने मुझे समझाया था, इतना परेशान मत हो, दोनों ही इस उम्र में फर्क है तो क्या हुआ, दोनों के दिल आपस में मिलना चाहिए। और तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि सीता दीदी अपने घर को हो गई, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैंने आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बुझे मन से आकर अपने बेड पे लेट गई। जो कुछ होना था वो हो चुका था, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।